कि the centripetal force, that is center seeking force, is mv square by r, where v is the tangential velocity. If any object is moving with a tangential velocity v and revolving in a circle of radius r and mass m, so the force needed टू मेक इट मूव इन ए सर्कुलर मोशन, इसके लिए जो आवश्यक फोर्स है, एक फोर्स चाहिए जो कि सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो. सो इफ अ मास m, ठीक है, वांट टू मूव इन सर्कुलर पाथ of रेडियस r रेडियस से मूव करना चाहता है, ठीक है, विद अ टेंजेंशियल स्पीड v, then a centripetal force needed for it, जो सेंटर सीकिंग हो, इज, ये इतना होना चाहिए, शुड बी एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स होना चाहिए. तो इतना फोर्स, दिस फोर्स मे बी गिवन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं कहीं फ्रिक्शन से भी होता है, अगले चैप्टर में हम फ्रिक्शन से देखेंगे. सो दिस फोर्स, जब भी कभी किसी टर्न पे साइकिल चलाती हो तो थोड़ा झुक जाती हो ना टर्न की तरफ, तो कहीं कहीं फ्रिक्शन के द्वारा भी ये फोर्स दिया जा सकता है. बाइकर्स जब चलते हैं तो क्या वो झुक नहीं जाते टर्न की ओर, जैसे हम टर्न आया तो ऐसे झुक के नहीं चलाते हैं, बोलो. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic attraction force और ग्रेविटी. मान लीजिए कि अगर ये सन है और अर्थ आ गई है यहाँ पे, और अर्थ ने बोला कि देखिए मैं आपके पास आ गई हूँ और मैं आपसे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी पर हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं किस स्पीड से आपकी परिक्रमा करूँ. तो अर्थ ने इसको बोला कि मेरा मास, सारी चीज़ें बता दी कि मेरा मास 6 × 10⁻24 kg है, और मैं आपसे 1.496 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर या 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर हूँ, ऐसा अर्थ ने उसको बताया. एंड आई हैव रिपोर्टेड टू यू, मास्टर, can you order me at what speed I should revolve around you? Then sun has said, just a minute, I will calculate for you and will give you the answer. तो सन ने कहा मेरा मास 2 × 10⁻30 kg है, और तो यहाँ पर मैं ग्रेविटी के द्वारा आपको बताऊंगा कि किस स्पीड से मूव किया जाए. तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है. तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, चूंकि अर्थ घूम रही है तो मास ऑफ अर्थ, उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए वो सन बताएगा, और उसका रेडियस क्या है जिसके चारों ओर उसको परिक्रमा करनी है, द अर्थ हैज़ टू रिवॉल्व. तो उस रेडियस में, दैट इज़ ऑर्बिटल रेडियस, सो वो है mv²/r. सो ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू हम क्या लिख दें यहाँ, r ऑर्बिटल जिसमें वो घूमना चाहती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन
दैट इज़ यही डिस्टेंस है इनके बीच की। तो क्या ये भी आर ऑर्बिटल का स्क्वायर होगा? तो ये आर ऑर्बिटल का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये चीज़ इससे कट गई और मास ऑफ अर्थ भी कट गया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आई वो क्या आ गई? तो वेलोसिटी स्क्वायर आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30, और अपॉन ये आर ऑर्बिटल तो कट गया है, तो नीचे एक आर ऑर्बिटल बचा कि नहीं? तो वो आर कितना है? क्या वो 1.496 है? बोलो। और इंटू 10⁻11 है। तो ये सब चीज़ें ऊपर जाएंगी। अब तक ऊपर -11 कट चुका है और 19 बचा है। तो 6.67 इंटू 2 अपॉन 1.496 और 10⁻19 बचा है, और ये 11 है, तो ये -11 ऊपर चला गया। हिमांशी, इसको कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू क्या है? 8.91। ये टोटल कैलकुलेट कर ली ना? हाँ ठीक है, 8.9। अच्छा ठीक है, और इसका अब रूट निकालो ज़रा, बताओ। उसी का रूट निकाल दो, आगे भी कुछ डिजिट्स होंगे। टू 2.986 इंटू 10⁴ इतना हो गया। 2.986 कितना? मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही है, थोड़ी देर के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या किया जाए, बताओ? किससे मल्टीप्लाई करें अमांशी? तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करो और पता करो ये कितने किलोमीटर पर आवर है। 10 पॉइंट 10.749 और इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देख लें कि अगर मैं इसे 107 लूँ, थोड़ा सा 1 10 इसमें से इसमें डाल दूँ, तो क्या ये 107.49 है? और इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर आवर। अच्छा, शताब्दी की रफ्तार कितनी होती है? जो शताब्दी या राजधानी ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 की रफ्तार से चलती है। तो मैं मान लो 107 किलोमीटर पर आवर मानता हूँ। तो धरती उससे कितने गुना रफ्तार से चलती? क्या 1000 गुना? स्पीड ऑफ टेंजेंशियल स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी ऑर्बिटल जो स्पीड है इसकी, वो कितनी है? इट इज़ 1000 टाइम्स ग्रेटर देन शताब्दी। 1000 गुना ज़्यादा है। बोलो, बात समझ में आई? तो सन इसको क्या ऑर्डर देगा? तुम किस स्पीड से मेरे और चक्कर लगाओ, तुम इस स्पीड से चक्कर लगाओ, अगर तुम मेरे में गिरना नहीं चाहती। तो वास्तव में इस स्पीड से चक्कर लगाएगी, या इस स्पीड से ये आ रही थी और यहाँ से गुजरती है, तो सन उसको बोलेगा
कि इस रेडियस में तुम जब आ जाओगी, क्योंकि पास पास आती जाएगी, तो जब उस रेडियस में आ जाएगी तो चक्कर लगाने लगेगी। अच्छा, एक बात अब आपसे पूछी गई कि यहाँ पर एक सन है और आपको मालूम है अर्थ और मार्स के बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो एक बड़ा मास है और एक छोटा मास है, ये m है, m1 और m2, और दोनों चक्कर लगा रहे हैं। अब दोनों एक ही रेडियस में है, तो मतलब आपसे ये पूछना है मुझे कि ये वाला इसको टक्कर मारेगा कि ये घूम के इसको टक्कर मारेगा? बताइए कौन किसे टक्कर मारेगा? एनी आंसर? बोलो, कुछ है आंसर तो बता दो, नहीं है तो नहीं पता बोलो। ओके, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड बिटवीन अर्थ एंड मार्स। तो जैसा कि शताक्षी ने बताया कि अगर दो मास एक किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, तो देखो दोनों की इन्होंने कहा, शताक्षी ने कैसे बता दिया बताओ? बोला कि अगर एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उनकी जो मास है वो पहले ही कट चुका है अर्थ का मास, सो देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास एंड इट इज ओनली डिपेंडिंग एंड इट इज ऑल सेम। अगर वो किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो सिर्फ ये रेडियस पे डिपेंड करेगा, मास पहले ही कट चुका है। तो शताक्षी ने बोला कि कोई किसी को टक्कर नहीं मारेगा, क्योंकि अर्थ और मार्स के बीच में मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, आज तक किसी की किसी से टक्कर नहीं हुई। तो ये बात शताक्षी की काफ़ी हद तक सही है कि अगर हम देखें कि दैट इज एस्टेरॉइड बिटवीन अर्थ एंड मार्स, तो अब उस केस में वो किसी को टक्कर मारते ही नहीं है। जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं दे आर कीप ऑन रिवॉल्विंग, तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स इनके बीच में हैं एंड दे कीप ऑन रिवॉल्विंग एंड नेवर कोलाइड विद ईच अदर। जैसे कि ये बेल्ट है और कई तो ऐसे हैं कि जो मून से बड़े बड़े भी एस्टेरॉइड हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं और सब बड़ी खूबसूरती से घूम रहे हैं, क्योंकि सबकी एक ही वेलोसिटी है। कोई किसको टक्कर मारे, क्योंकि ये चीज़ शताक्षी ने बहुत पहले ही डिड्यूस कर ली थी कि किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में जो घूमेगा उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी। और जब सभी की फिक्स है, अगर सारी ट्रेन एक साथ मेट्रो चल रही है एक ही रेलवे लाइन पर, एक आगे से पीछे, कोई ट्रेन किसी को टक्कर ही नहीं मारती है, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बोलो मानसी, क्लियर हो गई बात? अभी आपको दिखाया कि नहीं कभी किसी को टक्कर मारता है? और सब एक से बड़े एक हैं, एक भी टक्कर हो जाए तो सब पूरा सोलर सिस्टम गड़बड़ हो जाए। तो देख लो इतने क्लोज है ना कि कहा भी नहीं जा सकता है कितने क्लोज हैं, बट दे नेवर कोलाइड विद ईच अदर। चलिए, ये तो बात आपने कह दी कि सब एक ही स्पीड से चलना पड़ेगा। अगर अर्थ के सामने एक पेन भी है, तो अगर हमने ये, मैं अर्थ पे हूँ और अर्थ पे मैंने एक पेन ऊपर उछाल दिया है, तो क्या वो पेन भी उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से चलेगा? और ये नहीं है कि वो तेज कम होगा, वो फिर ग्रेविटी के अंडर में ही नीचे आएगा। मान लो पेन ऊपर उछाला और कैच भी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि जब पेन आपने अर्थ के सेंटर से ऊपर उछाला तो उसकी वही ऑर्बिटल वेलोसिटी थी जब ये अर्थ के कांटेक्ट को छोड़ा, और वो चलता रहा, फिर ग्रेविटी के अंडर में नीचे आ गया। क्या आपको पता चला कुछ ऐसा उछालने में कि बड़ी तेज़ी से आया या गोली की रफ्तार से आया या शताब्दी की रफ्तार से? कुछ पता चला? क्योंकि सभी एक जैसे ही मूव कर रहे हैं। बोलो, इवन अगर दो एस्टेरॉइड बहुत क्लोज हो तो एक से चढ़ के दूसरे, दूसरे से चढ़ के तीसरे पे भी जा सकते हो। अब ये देखो, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर ग्रेविटी ने इसको नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड किया है, लेकिन ज़रा आप ये भी बताइए कि एक हाइड्रोजन एटम जिसके सेंटर में एक प्रोटॉन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और इनका जो रेडियस है, तो वो रेडियस कितना है अमांशी, जो पहला इलेक्ट्रॉन है? बताइए, ऑर्बिटल रेडियस।
कितने पिकोमीटर है? बात बताओगी तो आगे बढ़ेगा, और चुप रहने से क्या होगा, बोलो। अच्छा चलो, नहीं बताना चाहती हो तो जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम में 52.9 पिकोमीटर है। अच्छा, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओगी कि किस स्पीड से चलता है? अमांशी, एम आई ऑडिबल? बताओ किस स्पीड से चलता है हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में? चलो, आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। तो इन केस ऑफ एच एटम, तो इलेक्ट्रॉन इससे इतनी दूर है, तो रेडियस पता है, और आपको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सो ऐसे केस में जब दो चार्जेस अलग अलग होते हैं और उनका चार्ज Q1 Q2 होता है और उनके बीच की डिस्टेंस d होती है, तो अभी आवाज़ आ रही है मानसी? बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ ही बंद हो जाती है आपकी तो। सो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन लगता है। मान लीजिए ये डिफरेंट चार्जेस हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम ने हमको ये बताया कि जो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर बोलो या आर स्क्वायर, डी स्क्वायर बता दिया ये है। और यही इस हाइड्रोजन को घुमाए रखेगा। तो इस हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन ने पूछा कि महाशय मैं आपके चारों ओर आ गया हूँ और परिक्रमा करने के लिए उद्यत हूँ। नाउ आई एम टेंडिंग टू रिवॉल्व अराउंड यू, कैन यू प्लीज टेल मी एट व्हाट वेलोसिटी आई शुड रिवॉल्व यू सो दैट आई शुड नॉट फॉल बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद इन यू। तो इन्होंने कहा जस्ट ए मिनट, आई विल टेल व्हाट इज द फोर्स नीडेड फॉर इट। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड इज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चीज़ कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमना चाहता है, उसकी वेलोसिटी और उनके बीच की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो r मान लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्बियन लॉ ऑफ फोर्स है, कूलम्स लॉ। यहाँ ये इनके बीच का चार्ज है, तो दैट इज 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10⁻⁻19। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ऑर्बिटल रेडियस हाइड्रोजन एटम में कितनी है, दैट इज 52.9 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर, इतने पिकोमीटर। और यहाँ पर भी ये लिख देंगे, सारी वैल्यू डाल ही दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कट कर दो। तो अब ये v पूछना चाहता है क्या एक r से एक ये r भी कट कर दें, क्योंकि r भी तो सेम ही है, उसी रेडियस में तो वो घूमेगा। तो एक r से इस r को कट कर दो, ठीक है, बिकॉज इट इज सेम। तो v स्क्वायर क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चाहे नील्स बोर हो या रदरफोर्ड हो, सभी ने कैलकुलेशन कर लिया था कि इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻6 होती है कि नहीं? मानसी सुन पा रही हो? तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इनका क्या रखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ चार्ज है, तो ये कट नहीं होगा, क्योंकि एक है मास और एक क्या है, चार्ज। तो इसे कट ना करें, ये गलती की गई है। मास चार्ज से तो नहीं कट हो सकता है, तो इसलिए चार्ज को ऐसे रखो और मास की वैल्यू वहाँ रखो, 10⁻⁻19। और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन में तो दोनों मास थे तो कट हो गए, लेकिन यहाँ तो नहीं कट होगा। तो अब जरा देखो, मास में नीचे लिख दूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10⁻9। तो v स्क्वायर क्या हो गया,
9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 52.9 और 10 टू द पावर कितना है, -12 है क्या? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। बोलो शताक्षी, यहाँ तक समझ में आया कि फिर से बताएं? अब इतनी बात आ गई ना क्लियर, कि हमने सारी वैल्यू रख दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर इस पे चार्ज क्या हुआ, 10 टू द पावर -38 और यहाँ है -31। बाकी सारे जो पावर हैं एक्सपोनेंट या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसको अलग से कैलकुलेट करें, और कैलकुलेटर है तो शताक्षी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, ऊपर क्या आया और नीचे क्या आया। -38 +12 और +31, तो उससे पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 43, ठीक है। और 19 टू जा 38 और 10 टू द पावर 9 भी है, एक ये 9 भी है, वो नहीं लिखा है कहीं पर, तो +9 यहाँ भी लिखो +9। तो इट इज़ नाउ 40 50 52। तो 52 में से 38 गया तो 12 बचा, तो 10 टू द पावर 12 आ गया। बाकी चीज़ बता दो। इससे ये डिवाइड करना, फिर डिवीजन लगाना, फिर ये करना, बताओ। अच्छा, 0.04 पॉइंट में आया है, 9 1.6 144 14 20 आया ना, पॉइंट में ही आएगा, और ये 9.1 है। चलो ठीक है, तो v कितना आया बताओ? 12 है, इसे बड़ा कर लेते हैं, इसे 4 कर लो, 4.78 इंटू 10 टू द पावर 10। अब निकालो v। फिर भी पावर की एनॉमली आ रही, कहीं दिक्कत की है क्या? 19 52.9 पिकोमीटर हो गया, एक रेडियस से रेडियस कट गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, कहीं मानसी पता चल रहा है तो बता दो। -38 +9 और 12 और 31, तो 40 50 52 और 38, यही गलती की है, 14 आएगा। 52 में से 38 गया, कितना आया? 14 आया, तो यहाँ कितना बचा? 12। तो कितना आंसर आया बताओ? रूट में कितना आ गया? 2.18। ये सही है, 2.18 आया, 2.16 होती है, तो ये वेलोसिटी हो गई, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है, बताओ। कि ये नीडेड फोर्स है। चलो, इस तरीके से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पता कर ली है। अब हम आगे देखें कि कुछ चीज़ें और भी देखने लायक हैं, कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई चल रहा है, मान लीजिए हम सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, तो कुछ न कुछ आप इस सर्कुलर पाथ में चलने पर कितना पर सेकेंड घूमते हो, द एंगल इन रेडियन रिवॉल्व्ड पर सेकेंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक कुछ 60 डिग्री घूम जाते हो, और 60 डिग्री घूम जाते हैं और 3 सेकेंड लगता है यहाँ से यहाँ मूव करने में, P1 से P2। सो व्हेन वी
रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर अर्थ है तो अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करती है, क्या रोटेट करती है, तो रोटेट करती है। और इसके अलावा ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है, क्या सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, अर्थ अपनी एक्सिस पे जो टिल्ट है, ठीक है, तो वो 23.5 डिग्री क्यों टिल्ट है? क्या ये मून की वजह से टिल्ट है? अगर मून इतना भारी ना होता तो हम इतना टिल्ट ना होते और मौसम में बदलाव ना होता। तो वॉट एवर ही, जैसे नदर्न हेमीस्फीयर में और कभी सदर्न हेमीस्फीयर में सन आ जाता है, कि हम ये बात कहते हैं कि उत्तरायण में आ गया सूर्य, दक्षिणायन में आ गया तो गर्मी पड़ेगी, तो अब सर्दी हो गई। ऐसा मकर संक्रांति में होता है 14 जनवरी को, 23 सितंबर को। तो ये मून की वजह से होता है, जो हम अपनी अर्थ टिल्ट है। खैर वो अलग बात है, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूमने को क्या कहते हैं बताओ? रोटेशन। और जब इसके चारों तरफ है तो उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। अब ये देखो, मान लीजिए व्हेन वी रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, देन द एंगल swept in radian per second is called angular frequency. Then the angle swept per second is called, उसे क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। इसे किस वर्ड से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अच्छा, ये कितना डिग्री स्वेप्ट किया है? तो बताओ यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई/3 है, या फिर 60 डिग्री कह सकते हो। और फिर पाई रेडियन ऊपर लिखो। और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कटा, क्योंकि ये 1 है, दोनों इक्वल ही हैं। और 60 से ये कटा तो 3 आया। तो कितना आ गया बताइए? पाई/3 रेडियन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पाई/3 है और टाइम है 3 सेकंड का। तो कितना आ जाएगा? क्या पाई/9 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा? बोलो, समझ में आई बात? एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं, थीटा या डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। सो इफ कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही है और सर्कुलर पाथ में वो डेल्टा थीटा चलती है और डेल्टा टी टाइम पे चलती है, सो डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is vector quantity. Vector quantity and its direction can be ascertained. Its direction can be determined by right hand thumb rule. Right hand thumb रूल। मान लीजिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे ये हाथ का थंब है और ये फिंगर्स हैं, तो अगर ये फिंगर्स हैं तो इन फिंगर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, ठीक है। सो दीज आर, इट इज़ राइट हैंड थंब रूल। सो ये है।
इसका मतलब है कि अगर इधर वो कोई चीज़ मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन हो गई डेल्टा थीटा की। डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये चीज़ जो है रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन भी हो सकता है या रोटेशन भी हो सकता है, दोनों केसेस में। कोई चीज़ रोटेट भी करती है तो उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रिवॉल्व करती है उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर ये हमारा राइट हैंड है तो मैं, अगर ये चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो अगर हमें पूछा जाए कि ये चीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है तो शताक्षी इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन होगी डेल्टा थीटा की? हाँ, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, अमांशी आप बताइए। बोलिए। नेटवर्क ठीक नहीं है क्या आपका? बोलो। वर्टिकली, हाँ ये सही है, क्योंकि आपने थंब रख दिया। ये फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब कहाँ गया? ऊपर। देखो फिंगर ऐसे है, फिंगर इज रेप्ड, बिल्कुल यही चीज लगाई कि अगर अगर फिंगर कहाँ है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब क्या बताता है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कोई अगर ऐसे चीज घूम रही है, पंखा ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। सो डेल्टा थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसी से आया, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो थंब ऊपर है। इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये चीज है। क्या आपके घर में पंखा घूम रहा है इस समय? आप जहां बैठी उस कमरे में पंखा लगा हुआ है क्या, और वो चल रहा है क्या? बताइए। उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, देख के बताओ। हाँ, फॉर ए सीलिंग फैन डेल्टा थीटा इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो एंगुलर वेलोसिटी भी है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है बताइए? फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी को, यानी हम कह सकते हैं, जो हमने जिसे अभी तक ओमेगा कहा था, तो वो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ही तो है, अभी तक एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे थे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी ओमेगा वेक्टर, क्या ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है? बताइए। कि दैट इज एंगुलर रोटेशन पर सेकेंड, इसे क्या कहेंगे? एंगुलर रोटेशन पर सेकेंड। और फिर जो इसकी डायरेक्शन हो, सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर शताक्षी पूछती हैं जब एंगुलर वेलोसिटी थी तो आपने इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कह दिया? ये तो ठीक बात नहीं है, आप उसे फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी तो कुछ और चीज़ होती है। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग, रोटेट भी कर सकती है, revolving, then number of revolution per second
इज कॉल्ड, एक सेकंड में जितना रोटेट करे इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई चीज़ रोटेट ही करती जा रही, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, रोटेट भी कर सकते हो, रिवॉल्व है तो रिवॉल्व कर लो, हम चूंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो रिवॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे चाहो। सो इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, ये तो अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। वैसे आपको ये बात मालूम है कि इसका ये क्या है रेडियस, क्या 52.9 पिकोमीटर है, बताओ। तो इसका ये जो मतलब सरकमफ्रेंस कितनी हुई बताओ। टू पाई आर हुई कि नहीं? तो 2 इंटू 3.14 और 52.9 अब पिकोमीटर -12 मीटर, इतना हो गया। अच्छा, हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाता होगा, ये प्रोटॉन है। ये बात बताओ कि अगर सरकमफ्रेंस 20 होती और इसकी स्पीड, सरकमफ्रेंस 20 मीटर होती और इसकी 20 मीटर की है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये एक सेकंड में ये क्या कर लेता, 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो कितने चक्कर लगा लेता? स्पीड भी बता रहा हूं, 100 मीटर चलता है, ये सरकमफ्रेंस है, तो कितने चक्कर लगा लेता? 5 लगा पाता कि नहीं बताओ? 20 तो 5, एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी तो न्यू को बोलते हो ना। तो न्यू क्या होता है कि इट इज इक्वल्स टू उसकी क्या वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर। तो वेलोसिटी कितनी थी बताओ? 100 थी, और सरकमफ्रेंस कितने की थी? 20। तो कितने से चला? 100 मीटर पर सेकंड, और ये मीटर चला तो क्या 5 पर सेकंड हो गया, यानी 5 हर्ट्ज हो गई क्या? बताइए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन के केस में बताओ, इलेक्ट्रॉन के केस में कितना चल लेगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर। इतनी बात सही है? वेलोसिटी कितनी निकाली थी थोड़ी देर पहले आपने निकाली, बताओ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी निकाली अभी पिछले सवाल में? याद हो तो बताओ। 2.18 इंटू 10⁶ थी। और बताओ, और ये भी आप लोगों ने देख लिया था, कितना था रेडियस? क्या 52.9 इंटू 10⁻⁻12 है, और ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर में है। वैसे भी पर सेकंड में ही आती है फ्रीक्वेंसी, तो ज़रा इसे पता तो करो। अब कुछ चीज़ें तो आप ही लोगों को बतानी पड़ेंगी, यहाँ तो कुछ कट भी नहीं सकता है, आपको बतानी ही पड़ेंगी। तो कुछ अमानसी मदद करो मेरी। 18 हो गया। हाँ बोलो बोलो। कित पूरा कर लिया क्या? कितना आया बोलो? पूरा नीचे कर दिया। नीचे का कितना हुआ? 0.222। ठीक है, और ऊपर है 2.18। अब इसको डिवाइड करो, इतना पर सेकंड आ जाएगा। जीरो 0.0065 इंटू 10⁻18 पर सेकंड, या हर्ट्ज हो गया। अब हम इसको 6.5 कर लें, इसमें से 10⁻3 उधार ले लें,
तो 6.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अच्छा ये बताओ, ये न्यू आ गया, न्यू तो समझती हो कि नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए उसने 5 चक्कर लगा लिए पर सेकेंड, तो क्या ये बता सकती हो कि वो रेडियन कितने घूमा होगा? 1 2 3 4 5, 1 सेकंड में इतना कर लिया। सो हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट हैज डन पर सेकेंड, बताओ। सो यहाँ पर आप देख लें कि फ्रीक्वेंसी कितने की है। सो 5 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। क्या ये इसी में एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगुलरली डिस्प्लेस होगा बताओ? पूरा अगर एक चक्कर लगा दे, क्या 2 पाई? आधे में तो पाई होता है, तो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, क्योंकि 180 में पाई तो 360 में 2 पाई। तो 5 रिवोल्यूशन वो लगा रहा है एक सेकंड में, एक ही सेकंड में 5 चक्कर लगा ले रहा है। 1 2 3 4 5, 5 चक्कर लगा लिए। तो इट इज 5 इंटू 2 पाई। क्या इतने रेडियन पर सेकंड नहीं हो गया? बताइए, क्या ये 10 पाई रेडियन पर सेकंड नहीं हो गया? Yes, sir. तो क्या जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड हो अमानसी, उसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले? क्या वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? क्या वही एंगुलर वेलोसिटी है? तो अब समझ में आ गया इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा गया। इफ फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई देन इट गिव्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो 2 पाई से ही तो मल्टीप्लाई किया है, बताओ। Yes, sir. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज multiplied by 2 pi then it gives us, क्योंकि हमने उसे एंगल में कन्वर्ट कर दिया रिवोल्यूशन को, सो गिव्स अस, ये हमें क्या दे देगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये न्यू इंटू 2 पाई है। ये इसकी वैल्यू क्या है? क्या 2 पाई न्यू? ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है। अब जरा देखो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 revolution is called time period। ये चीज़ है। तो अब जरा देखिए कि अगर मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 10 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 10 चक्कर लगा लेता है, 10 राउंड्स, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय है? If an object completes n rounds in 1 second, so time to complete 1 round कितना होगा बताओ? 5 seconds. 1 round इट इज इक्वल टू 1/n कहना चाहिए, लेकिन न्यू राउंड बोलना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू ही तो फ्रीक्वेंसी है। अगर 5 चक्कर लगा रहा है तो क्या 5 हर्ट्ज नहीं हुई फ्रीक्वेंसी, बताओ। Yes, sir. तो न्यू चक्कर लगा रहा है। अगर कोई कह दे इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो सीधी बात है वो 20 चक्कर पर सेकंड कर रहा है।
तो एक चक्कर में कितना समय लेगा, क्या 1/20? तो बोलो यही टाइम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इस कॉल्ड टाइम पीरियड, और उसे टी कहेंगे। तो क्या हम टी को 1/ν कह सकते हैं? बोलो, Yes, sir. क्या आप ओमेगा को 2πν कह सकती हैं? बोलो। और ये भी बात सत्य है कि ओमेगा को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कहा गया। ये तो सबसे पहले ही कहा गया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या कहा जाता था, बताओ? Velocity. क्या लीनियर वेलोसिटी? ये बताओ, मतलब ये चीज क्या थी, बताओ? क्या लीनियर वेलोसिटी? और ये डेल्टा एक्स क्या था, क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट? बताओ। Yes, sir. क्या डेल्टा थीटा यहाँ क्या है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो ये बताइए ओमेगा क्या हो जाएगी, क्या एंगुलर वेलोसिटी? बोलो। Yes, sir. ये बात हो गई। अच्छा एक बात और बताओ कि यहाँ से ओमेगा को जब टी को 1/ν कह सकते हैं तो न्यू को क्या कह सकते हैं? इससे भी तो कुछ चीजें निकल के आती होंगी। न्यू क्या है, क्या 1/t है? Yes, sir. और अगर इसी में इसको पुट कर दिया जाए तो ओमेगा क्या हो जाएगा, क्या 2π/t? ये भी एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? बताओ। Yes, sir. बट दिस इज नॉट द केस। ये तो हमारे मतलब की चीज थी ही नहीं कभी, हम तो किन्हीं दूसरी चीजों पर देख रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये एल है, और ये क्या है, ये आर है, और ये है मान लो ये थीटा है, या इसे डेल्टा थीटा भी लिख सकती हो, तो इसे डेल्टा एल लिख लो। ये डेल्टा एल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम आर्क लेंथ को इसके ठीक ठीक बराबर मान सकते हैं क्या? फिर इतना अप्रॉक्सीमेशन नहीं रह जाएगा। अभी ये बड़ी है आर्क और कॉर्ड छोटी है। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो हो, यानी टाइम टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो हो, तो आपको ये भी मालूम है कि जो डेल्टा एल है और डेल्टा एक्स इक्वल ही तो हो जाएंगे। भाई आप इसे कह रहे हैं कि डेल्टा एल आर्क है और डेल्टा एक्स क्या है, बताओ? क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट? अभी ऊपर लिखा है, देख लो, सब चीज़ें सामने हैं। ये आर्क है, तो यहाँ पे ये मुझे बताइए कि डेल्टा थीटा क्या होता है? क्या डेल्टा एल बाई आर्क? ऐसा कभी पढ़ाया गया है कि एंगल शिफ्ट इज आर्क अपॉन रेडियस? प्लेन एंगल में बताया गया है क्या पीछे कभी? बताओ। Yes, sir. अच्छी बात है, इतनी चीज़ तो आपको बताई गई है। तो अब इसमें मुझे ये बता दो कि अगर मैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी करूं और उधर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी करूं और आर को 1/r ही रहने दो, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता है? ये बताओ। Angular velocity. अच्छी बात कही है आपने। और ये बताओ डेल्टा एल बाई डेल्टा टी क्या होता है? क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, जहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है। दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो फॉर, इसके लिए फॉर स्मॉलर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर वेलोसिटी और टाइम क्या होता है? कहीं लिखा होगा। यही तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कहा जा सकता है कि नहीं? तो चाहे तो अगले स्टेप में भी लिख सकती हो, वरना सीधा इसे वेलोसिटी लिख दो। तो क्या v बाई आर हो गया? बताइए। Yes, sir. तो कहीं आपको ये बात तो नहीं लग रही है कि यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर था, यानी मेरा कहने का मतलब है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यहाँ पर दूसरी तरफ v क्या आ गया बताओ? v क्या आर ओमेगा आ गया? बोलो। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा आया था, तो क्या वी आर ओमेगा आ गया? चेक करो यहाँ से, आर ऊपर नहीं चला जाएगा? Yes, sir.
अच्छा, क्या आप ऐसा कहना चाहती हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस और लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस? बोलो। Yes, sir. यानी अगर आपको सिर्फ कोई एल दे दे और कह दे आर थीटा और ये कह दे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करोगी? क्योंकि इसी से तो ये आता है ना, फार्मूला तो मालूम है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बताओ डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ये डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एल तो डेल्टा ही होता है और इट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। क्या रेडियस बदल जाएगा उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगी। अच्छा, तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या है? Angular velocity. तो ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस और ये क्या हुई? एंगुलर वेलोसिटी हो गई क्या? तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये दोनों कितने सिनोनिमस हैं। लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से संबंध है, लगभग लगभग वही लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से संबंध है। अगर मैं इसे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो तब क्या होगा? फिर कुछ होगा क्या? dv बाई डी टी इज डी बाई डी टी और आर ओमेगा। तो बताओ क्या यहाँ पर dv बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Instantaneous acceleration. इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सीलरेशन। और अगर आर कॉमा ले लिया जाए तो क्या होगा? dt। तो ये क्या हुआ? अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। ये है लीनियर एक्सीलरेशन लेकिन इंस्टेंटेनियस है। और ये क्या है? अल्फा। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। अच्छा, अगर आपका पंखा का डिस्प्लेसमेंट आपने बताया नीचे की तरफ है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर है? बताओ। नीचे है कि ऊपर? नीचे। उसका एंगुलर एक्सीलरेशन किधर है? नीचे कि ऊपर? अच्छा, वो पंखा मतलब अपनी अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी वो बदल भी रहा है क्या? मम्मी रियोस्टेट को छेड़ रही क्या? लगातार घुमाती जा रही? मतलब आप ये कहना चाहती हो कि उसकी जो स्पीड है रिवोल्यूशन, वो पहले एक सेकंड में 2 पाई घुमा, फिर 3 पाई, फिर अगले सेकंड में 4 पाई और फिर टूट के गिर गया। मतलब वो एंगुलरली एक्सिलरेट भी कर रहा है। मुझे पूरी बात ठीक ठीक बताइए जिससे मुझे पता तो चले। बोलो आमांशी भाई। एक्सिलरेशन का तो हम लोग यही मतलब जानते थे कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो आप अगर पहले 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो अगले पल वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही, फिर एक सेकंड में अगर 3 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए तो एक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा जाता है। वेलोसिटी में चेंज होता है तभी तो लीनियर एक्सिलरेशन कहते हैं। बताइए, तो एंगुलर एक्सिलरेशन क्या हुआ? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन, फिर क्या हो जाए? डेल्टा टी। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि एवरेज एंगुलर एक्सिलरेशन का क्या डेफिनेशन है? दैट इज चेंज
इन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिपीट करो अमांशी, व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन? Angular velocity per second. एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड is called angular acceleration। और इसी से टॉर्क बन जाता है, क्योंकि ये लीनियर एक्सीलरेशन से फोर्स बनता है F = ma, और टॉर्क बन जाएगा, इसी से बन जाएगा। अब देखो कि इनर्शिया तो आपको बताया जा चुका है ना पीछे केमिस्ट्री में, तो F क्या होता है, क्या ma होता है, और टॉर्क क्या रोटेशनल फोर्स है जो I अल्फा है। इनर्शिया आपको mr² बताया था कि नहीं, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री, बताइए। Yes, sir. तो आप देख रही हैं कि ट्रांसलेशनल फोर्स इज लीनियर मास इनटू लीनियर एक्सीलरेशन, और रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क इट इज रोटेशनल इनर्शिया इनटू ये क्या है, दैट इज रोटेशनल एक्सीलरेशन। कितना अद्भुत संयोग है, जिसको हम 7th चैप्टर में फिर देखेंगे कि ये क्या बताया, बताइए आपको, क्या ट्रांसलेशनल फोर्स है, बताएं। और वो किसके इक्वल है, क्या लीनियर इनर्शियल मास इनटू लीनियर एक्सीलरेशन, बताइए। Yes, sir. मास इनटू लीनियर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और ये बताओ ये क्या है, ये कौन सा फोर्स है, Rotation. तो रोटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया और इनटू अल्फा, दैट इज रोटेशनल एक्सीलरेशन। अल्फा को क्या कहते हैं, क्या रोटेशनल एक्सीलरेशन या एंगुलर एक्सीलरेशन। खैर ये बात अलग की है, वो हमने आपको रेफरेंस है पहले बताया था तो बता दिया, इट इज़ नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा अब हम बात करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ज़रा देखो तो कि एक चीज़ जो किसी के चारों ओर घूम रही थी, ये देखो यहाँ पे ऐसे चीज़ घूम रही थी, वो पहिए में बंधी थी बस एक एक्सेल पर, और ये बाल्टी थी, इस पे बकेट बनी हुई थी, और ये चीज़ नीचे गिरने लगी। अच्छा तो शुरू में अब ये रोटेट कर रही है, तो फिर इस पर ग्रेविटी लगी और तेज 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 घूमने लगी। तो शुरू में इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी थी, क्योंकि ये पूरा एक्सेल घूम रहा है, वो जानती हो जिसमें वो क्या करते हैं, ये जो फायर फाइटर्स होते हैं कहीं पर आग बुझाने वाले, अग्निशमन वाले, तो वो पूरी रोल खोलते हैं कि नहीं आग बुझाने के लिए, पानी वाला पाइप, तो वो घूमता है कि नहीं पूरा एक्सिस। तो शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए 2 पाई रेडियन पर सेकेंड थी, लेकिन ये बाल्टी में ग्रेविटी लग रही थी, वो तो नीचे जा रही थी, और थोड़ी देर बाद देखा गया कि ये इतनी तेज घूमने लगा, ये रोटेट करने लगा, और इसकी स्पीड जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी वो 10 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई। तो और ऐसा 4 सेकंड में हुआ, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, क्या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा नॉट और अपॉन टी, बोलो, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, बताएं जरा। इज इट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितना चेंज हुआ, बाद में ये क्या 10 रेडियन पर सेकंड से चलने लगी, और शुरू में किस तरह से चल रही थी, वॉज इट रनिंग विथ 2 पाई रेडियन पर सेकंड, बताएं। और ऐसा करने में इसने कितना समय लिया, टी 4 सेकंड। तो अब जरा देखो कितना आ गया, क्या ये 8 पाई आ गया, क्या एक, अच्छा कुछ चीज़ें कटी तो कुछ भी नहीं है, रेडियन भी रहेगा और
रेडियन तो रहेगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, इट इज़ अल्फा की वैल्यू। तो कितना हो गया, क्या 2 पाई रेडियन पर सेकंड इसमें परिवर्तन हुआ है पर सेकंड स्क्वायर, बोलो ठीक है। Yes, sir. What does it mean by angular displacement? The angle swept by a moving object is called angular displacement. तो थीटा क्या होता है angular displacement? Angle swept by some revolving object या rotating object, ठीक है। यूनिट इसकी क्या है, रेडियन, थीटा तो बता ही दिया, ओमेगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसे क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, सभी इसमें वेक्टर क्वांटिटी हैं। अभी मैंने इसे सिर्फ अल्फा लिखा क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। अगर कोई कह दे ये चीज़ ऐसे घूम रही है और अंगूठा नीचे देख लो, भाई कोई चीज़ ऐसे घूमेगी तो अंगूठा किधर रहेगा, कैसे घूमेगी, Downward. डाउनवर्ड। वो बता देते डाउनवर्ड है, अभी मैं इस पे वेक्टर लगा दूँ और मैं लिख दूँ यहाँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। अगर ऐसा मैं लिख दूँ तो मुझे वेक्टर लगाने का अधिकार मिल जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मैंने लगा दिया वेक्टर, अब शान से लगा दिया। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। और अल्फा क्या है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमने बोला है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, यह कोणीय वेग, ये कोणीय विस्थापन, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ये मुझे बता दें आमांशी कि जो आपका फैन है उसमें अल्फा नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ, बताओ आमांशी। Yes, sir. अल्फा कहाँ है, नीचे कि ऊपर, जरा देखो हाथ से देख कर बताओ, राइट हैंड रूल लगा के बताओ। कुछ बोलोगी तो आगे हम बता पाएंगे ना, नहीं बोलोगी तो हम उसके अगली स्टेप बता ही नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्ड नहीं करोगी तो हम कैसे बताएंगे। Sir, downward. अभी भी डाउनवर्ड है। जब फैन में कोई एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, अल्फा जीरो है, पहले भी 2 पाई रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था, अभी भी घूम रहा है, 10 मिनट बाद भी घूमेगा। कोई फैन में रियोस्टेट बदल रहा है क्या, उसका रेगुलेटर? जब कोई उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर रहा है तो आप क्यों बार बार बोल रही हो, वो जीरो वेक्टर बन गया। 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, बाद में भी 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और 10 मिनट हो गए हैं, तो 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 10, जीरो ही तो हुआ। तो शताक्षी बताइए, जो फैन मूव कर रहा है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन किस तरफ है? Upward. नहीं होगा, क्योंकि अगर फैन की स्पीड चेंज हो तब तो एक्सीलरेशन हो। ये फैन तो उसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो फैन पहले भी जैसे स्पीड से मूव कर रहा था, मान लीजिए नीचे की ओर मूव कर रहा है या जो भी है आपके में, तो 2 पाई रेडियन से पहले मूव कर रहा था, अभी भी 2 पाई रेडियन से मूव कर रहा है, रेडियन पर सेकंड। तो क्या चेंज हुआ क्या उसमें, बताइए। जब चेंज नहीं हुआ तो अल्फा क्या होता है, ये बताओ। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी होता है। Upon T. चलो अच्छी बात है। अच्छा ये मुझे बता दो कि
एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या आर थीटा? मतलब अभी पीछे हमने बताया था कुछ चीज़ें, और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और a, और इसी तरीके से a इज इक्वल्स टू आर अल्फा बताया क्या? ये चीज़ें बताई हैं क्या कि जो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कैसे संबंध है, ये सब क्या है? ये ट्रांस लीनियर है, लेशनल फिजिकल क्वांटिटी, और ये कैसी हैं, क्या रोटेशनल है? क्वांटिटीज। तो अब जरा इतनी बात पे तो सहमत हो, तो क्या मैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख दूं, और u को क्या आर ओमेगा नॉट लिख दूं, और अपॉन टी। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, और a को आर अल्फा भी लिखने जा रहा हूं, अगर गलत हो तो बता देना, जो पढ़ाया है वही कर रहा हूं, कुछ दिक्कत है बताओ, कहीं गलत लिख दिया क्या? अच्छा, अब r कॉमन लेके काट दो, तो क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी आ गया। अब पहले भी 2 पाई से घूम रहा था, अभी भी 2 पाई से घूम रहा है, और टाइम मान लो 10, अभी 10 सेकंड से आप उसे देख रहे हैं, तो अल्फा कितना हुआ, नीचे हुआ कि ऊपर? बताइए, बोलो। जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है क्या? जीरो वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। जब एक्सीलरेशन जीरो है और मैं पूछूं एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, लग ही नहीं रहा उस चीज़ पे, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई प्लेनेट मूव किए जा रहा है, आप कह रहे हो नहीं एक्सीलरेशन उधर है उधर है। तो जो ऐसे विद्वान चर्चा कर रहे हो कि एक्सीलरेशन लेफ्ट राइट है, उनकी चर्चा का कोई मतलब है ही नहीं उसमें एक्सीलरेशन। वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है और आप ज़बरदस्ती बताए जा रही है डाउनवर्ड लग रहा है, भले ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, एंगुलर वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, लेकिन उसकी स्पीड क्या बढ़ती जा रही है क्या? फाइनली वो 10 रेडियन पहुंच गया, नहीं बढ़ रही ना। अगर ये चीज पॉजिटिव आती तो डाउनवर्ड होता, और निगेटिव आती तो क्या होता, अपवर्ड होता। अब आप ये बात समझ में आई कि उस पर कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं, यहां तक समझो तो आगे बताएं। बोलो सताक्षी, समझ में आई कि एंगुलर एक्सीलरेशन लग ही नहीं रहा है उस पर, जब उसी स्पीड से मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन तो जब होता तब डायरेक्शन बताती कि नहीं, हाँ या नहीं? अब देखो, अब आपकी मम्मी बीच में आ गई और वो कहने लगी कि ये 1 नंबर पंखे पे चलाकर बैठी हो, इतनी गर्मी है, और थोड़ा ठीक कर लो पंखा। तो उन्होंने 1 नंबर से उसे 5 नंबर कर दिया। तो 1 नंबर से 5 नंबर जब रेगुलेटर किया गया, तो वो फैन जो 2 पाई रेडियन पर सेकंड से चल रहा था, अब वही फैन 10 पाई रेडियन पर सेकंड से चलने लगा। वो तो खूब तेज घूमने लगा, 1 सेकंड में 5 चक्कर मारने लगा, पहले तो एक ही चक्कर मार रहा। 10 पाई का मतलब कितने चक्कर बताओ? 2 पाई पे 1 चक्कर होता है, अब 5 चक्कर मारने लगा। अच्छा, ये चीज ओमेगा नॉट थी और ये चीज हो गई ओमेगा, और ऐसा करने में पंखे ने फुल स्पीड पाने में कितना समय ले लिया? मान लीजिए उसने 3 सेकंड लिया, 3 सेकंड में फुल स्पीड पे पहुंच गया। अच्छा, अब जरा बताओ कि अब अल्फा की क्या वैल्यू होगी? क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी लिखना ठीक रहेगा? अभी पीछे सिखाया है, ए से निकाल के दिखाया है, बताओ। तो क्या इसे मैं 10 पाई और माइनस 2 पाई और अपॉन 3 है या 2 सेकंड है, कुछ लिख लो, 2 सेकंड लिख लो, 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड आ गया। तो ये क्या 8 पाई बाई 2 आ गया, और ये क्या प्लस 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब ये जो अल्फा है, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो फैन और तेज और तेज और तेज घूमने लगेगा। तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही की ओर इसका चेंज हुआ है। क्या कहते हैं कि जो भी है मोमेंटम बोल दें तो MVR एंगुलर मोमेंटम होता है, वो उधर ही चेंज हुआ है। और नहीं तो सिर्फ आप ये कहते हैं कि वेलोसिटी में जिधर चेंज हुआ है एंगुलर वेलोसिटी में, उधर ही एक्सीलरेशन, क्योंकि ये प्लस है। तो अब ये कैसा आ गया,
डाउनवर्ड हुआ कि नहीं? अच्छा, कभी ऐसा, अभी आपका भाई आ गया, वो कहने लगा नहीं नहीं ये 5 नंबर नहीं 1 नंबर चलेगा, उसने 5 नंबर से 1 नंबर कर दिया, देख लो, रेगुलेटर को उसने बदल ही दिया। और अब ऐसी स्थिति में जब उसने रेगुलेटर बदल दिया है और आप कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि आप पढ़ रही हैं, तो मोबाइल छोड़ कर नहीं जा सकती हैं, तो 10 पाई से उसने 2 पाई कर दिया, और ये ओमेगा नॉट था, और अब फाइनली उसने ऐसा कर दिया, उसने तो धीमा कर दिया पंखा, और ऐसा उसने 2 सेकंड में किया, क्योंकि फ़ैन तो अपनी परफॉर्मेंस एक ही जैसा देगा। तो अब अल्फ़ा कितना हो गया, या अल्फ़ा डैश, क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, बताइए। बताएं। Yes, sir. और अपॉन टाइम। तो अब वैल्यू क्या रखी जाए, बताओ अमांशी। 5 minus 10 pi. 2 पाई माइनस 10 पाई और अपॉन 2, तो ये माइनस 8 पाई होगा बाई 2, तो क्या ये माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हुआ? और क्या ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अंगूठा तो नीचे होना चाहिए यदि प्लस होता। तो अब क्या हुआ, यदि पंखा धीमा किया जाए तो अल्फा कहाँ लगेगा? आप वर्ड अच्छा बता रही हो शताक्षी। तो इस तरीके से हमने देखा ड्यूरिंग रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन हो सो वो उसमें उल्टा लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? बताओ, है सहमत कि नहीं? कहीं v को आप आर ओमेगा तो नहीं समझ रही हैं, और इसे आर ओमेगा नॉट ना समझ रही हो? मुझे तो इसी बात का डाउट है। फिर से देख लो, ना समझ रही हो तो हमें बता देना, कुछ अगर गलत बात करें तो वहीं रोक दिया जाना चाहिए। और a इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा और l इज इक्वल्स टू आर थीटा। बोलो ठीक लिखा है कि गलत है कुछ, बताओ। क्या r कट जाएगा? Yes, sir. तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स है? Yes, sir. अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ये बहुत खुशी की बात है कि देखो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ ले रही हैं। तो अब हम लोग इतना होने के बाद ये पेज नंबर 168 पे आते हैं। 168 पे आ जाओ, बोला? Yes, sir. क्या पहली इक्वेशन समझ में आ गई रोटेशनल काइनेमेटिक्स की? यही लिखी है, दिखी कि नहीं? Yes, sir. अब दूसरी पे आओ। x क्या होता है? क्या x नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स को ही l मानो भाई, कोई चीज़ चल रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही समझ लो कि x है। कहीं ओरिजिन ये है, ओरिजिन से अगर कोई चीज़ दूर भी हो सकती है, जो भी हो, तो x को हम क्या कह दें? क्या इसे यहाँ से लो, यही है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, x और l में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसे क्या लिख दें? क्या r थीटा, और इसे r थीटा नॉट लिख दें, और v नॉट को क्या लिख दें? v नॉट ही तो u है। क्या इसे r ओमेगा नॉट लिख दें? फिर a को क्या लिखें? क्या सारे r कट जाएंगे? Yes, sir. तो क्या हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? Second equation of kinematics. हाँ, ऑफ रोटेशनल
काइनेमेटिक्स, घूर्णन गतिकी का ये दूसरा समीकरण है। अब जरा एक और भी चीज आप देख लो, जब इतना ही देख रही हो, कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या जो भी लिख लो, और इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v क्या होता है, x लिख लो, x की जगह x लिख लो। v क्या होता है, क्या ये r ओमेगा होता है, और u क्या होता है, r ओमेगा नॉट, और प्लस 2 ये क्या होता है, a, क्या r अल्फा होता है, तो शताक्षी x क्या होता होगा। R theta. अच्छी बात कही है आपने। क्या सब जगह r स्क्वायर आके कट जाएंगे, यहाँ भी तो r स्क्वायर ही है, तो क्या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा आ जाएगा। इट इज थर्ड इक्वेशन। क्या ये थर्ड इक्वेशन हो गई रोटेशनल काइनेमेटिक्स की। अब यहाँ तक तो बात आप लोगों ने समझ ली है। नाउ अब तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ भी चुके हैं, लेकिन बात हमें तो ये बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि ये तो यहाँ था ही नहीं चैप्टर, सिर्फ हमें एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी समझनी थी। अब जरा देखो, हमने ये देख लिया है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या v स्क्वायर बाई आर होता है, बताओ। एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, तो v क्या होता है, क्या वो r ओमेगा होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लो, तो यहाँ से v क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, और v इज इक्वल्स टू, अब कैपिटल R लिख रही है बुक, तो हम भी कैपिटल R लिख रहे हैं, उसने रेडियस को कैपिटल R माना, जैसा जो कन्वेंशन ले, सो R ओमेगा, और अल्फा इज इक्वल्स टू R, A इज इक्वल्स टू R अल्फा। बोलो समझ में आई बात। तो हम इस समय 4.46 में हैं, चेक करो, अगर यहाँ पर उससे भी ऊपर चले गए, A इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर है, तो v को क्या लिख सकते हैं बताओ, r ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं, तो हम आगे बढ़े, अनुमति दें तो r कट जाएगा क्या, तो ये जो एक्सीलरेशन है ये ओमेगा स्क्वायर r है। जरा आप अपनी 4.47 इक्वेशन पर नजर डालें, समझ में आ गई बात। उसके नीचे डालो, ये मुझे बताओ कि क्या कभी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, तो आपने देखा था कि सरकमफरेंस, मान लो कोई चीज़ किसी वेलोसिटी से घूम रही है, तो हम यहाँ पर क्या पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमने देखी थी कि मतलब 100 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ घूम रही है और 20 चक्कर लगाए, तो वो चीज़ क्या होती थी, वेलोसिटी अपॉन सरकमफरेंस। इससे क्या आ जाता था, 5 चक्कर लगा दिए, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी आ जाती थी क्या। जैसे उसने 100 मीटर चला था और 20 की सरकमफरेंस थी, मालूम है कि नहीं, मतलब 20 मीटर की थी और वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो 5 चक्कर तो मार ही लेगा। अब ये था, तो हमने देख लिया था कि 5 चक्कर मारे, वही फ्रीक्वेंसी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस की जगह क्या लिखें, क्या 2 पाई आर, ठीक, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह क्या लिख सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह अब क्या लिखा जा सकता है, सब एक ही तरीके से हैं, कुछ भी लिखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सब फर्जी बातें हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये हटाओ। इतना समझ में आ गया ऊपर वाला कि नहीं, AC क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा को 2 पाई न्यू बोल सकती हो क्या, फ्रीक्वेंसी में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, बोलो। सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि जितने चक्कर मार रहा है अगर उसमें रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से, तो वही क्या हो जाता है, इफ फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई,
देन इट बिकम्स, मान लीजिए उसके 5 रोटेशन पर सेकेंड थे। अच्छा ये तो न्यू है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ? क्या 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तभी रेडियन आएगा क्या? बताओ। Yes, sir. तो हमने यही किया ना, 2 पाई न्यू। ऊपर क्या लिखा था? आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया बताओ? 2 पाई न्यू। I knew. तो अब इससे क्या 4 पाई स्क्वायर और आर न्यू स्क्वायर आ गया क्या? ये अगली इक्वेशन आ गई 4.49, है ना? मतलब अब बुक के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, हमने तो सब चीज़ें समझा ही दी हैं, तो जब वैल्यू में पता है तो क्यों ना सीधी रख दें, हम उतना क्यों करें, ऐसे कर दिया है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया है। अभी भी आपके 4.10 और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि आपको परसों की क्लास में बताए जाएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।